बेटा जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है? सबसे बड़ा बोझ एक बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटी की अर्थी का बोझ। ये सबसे बड़ा बोझ है। प्रॉब्लम सबके पास होती है, समस्याएं सबके पास होती है, लेकिन कामयाब वो होता है जो समस्याओं की ओर नहीं बल्कि अपने सपनों की ओर देखता है। अब जीवन गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है, कभी मुट्ठी में रेत को पकड़ा है आपने? मुट्ठी में रेत को पकड़ा है? कितना कस के पकड़ी उतना तेजी से निकलेगा। आप रेत को पकड़ नहीं सकते। वैसे ही समय है, समय बीत रहा है, कल क्या होगा किसको मालूम है? क्या तैयारी है? आप लोग कंडीशनल सक्सेस चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कंडीशनल सक्सेस। व्हाट इज कंडीशनल सक्सेस? कंडीशनल सक्सेस का मतलब है अगर परिस्थितियां मेरे अनुकूल रही तब तो मैं कामयाब होऊंगा, और अगर परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं रही तब मैं काम नहीं करूंगा। बारिश नहीं आई तब मैं मीटिंग में आऊंगा, बारिश आएगी तो मैं कैसे आऊंगा? मैं तो भीग जाऊंगा, भीग जाऊंगा तो पिघल जाऊंगा। हेलो, अगर ज्यादा ठंड पड़ी तो मैं नहीं निकल सकता, घर में कोई शादी है तो मैं नहीं निकल सकता, किसी की तबीयत खराब है नहीं निकल सकता, मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं निकल सकता। इतनी कंडीशन लगाएंगे तो सक्सेस मिलने वाली नहीं है। जो मिल रहा है उसमें संतोष करना पड़ेगा। कौन नहीं चाहता कि गाड़ी होनी चाहिए? कौन नहीं चाहता कि मकान होना चाहिए? कौन नहीं चाहता कि साहब मेरे पास मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है? कौन नहीं चाहता बैंक बैलेंस होना चाहिए? कौन शान शौकत से जीवन जीना नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं बनता? हर कोई अमीर क्यों नहीं बनता? क्योंकि डिजायर सबके पास है, बर्निंग डिजायर सबके पास नहीं है। उस चीज को पाने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वो करने के लिए वो तैयार नहीं है, इसलिए उनकी डिजायर कभी पूरी नहीं। जब आपकी किसी भी चीज को पाने की इच्छा इतनी बड़ी हो जाए कि आपको किसी चीज से डर ना लगे, तब आपकी डिजायर नहीं, तब वो है बर्निंग डिजायर, और कामयाबी तब मिलती है। सरोज कुमार आरसीएन बिजनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके पास होना चाहिए एक बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा। व्हाट इज बर्निंग डिजायर? व्हाट इज बर्निंग डिजायर? हमारे जगदलपुर के पास में 150 किलोमीटर में कुछ 2-3 ऐसे गांव हैं जहां पर नक्सलाइट्स रहते हैं। मतलब बहुत इंटीरियर में कुछ 2-4 गांव ही है जहां पर कुछ नक्सलाइट्स रहते हैं। तो यह उनके वजह से, उनके डर से शाम को 6 बजे के बाद गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकलते। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको डर नहीं लगता, हर व्यक्ति को लगता है। फिर कामयाब में और नाकामयाब में फर्क क्या है? जब डर कामयाब को भी लगता है और जब डर नाकामयाब को भी लगता है, तो फिर कामयाब में और नाकामयाब में फर्क किस बात का है? कामयाब में और नाकामयाब में सिर्फ एक ही बात का फर्क है। जब नाकामयाब आदमी को डर लगता है वो उस काम को छोड़ देता है, नहीं करता। लेकिन कामयाब व्यक्ति को अगर डर लगता है किसी काम को करने में, लेकिन अगर वो काम जरूरी है तो डरते डरते ही सही वो उस काम को करता है, उस काम को करता है, और तब तक करता है जब तक उसका डर निकल नहीं जाता। इसीलिए वो कामयाब होता है। हर नया काम करने में किसी भी व्यक्ति को डर लगता है, चाहे वो किसी दूसरे फील्ड में कितना भी कामयाब क्यों ना हो। आज मैं कार अच्छे से चला लेता हूं, लेकिन मैं ट्रक पहली बार चलाऊंगा तो मुझे भी डर लगेगा। मैं अगर पहली बार बस चलाऊंगा तो मुझे भी डर लगेगा। हेलो, हर नए काम को करने में पहली बार डर हर व्यक्ति को लगता है। अगर आप उस काम को छोड़ देते हैं जिस काम में डर लग रहा है, तो जिंदगी में कभी आप डर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप उस काम को जारी रखते हैं तो एक दिन आपका डर आपको छोड़कर भाग जाएगा। राइट सर? सो रात को 1 बजे हम वहां से आते थे, डर लगता था फिर भी आते थे। मैंने मेरे अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से पूछा, मेरे डीओ, उनसे पूछा कि सर मुझे बताइए, मेरी एक बीमा पॉलिसी थी 5 लाख की बीमा किरण। मैंने उनसे पूछा सर ये पॉलिसी करवाने वाला व्यक्ति अगर मर जाए तो उसको क्या मिलेगा, उसके परिवार को क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि अगर नॉर्मल डेथ होगी तो 5 लाख मिलेंगे, एक्सीडेंटल डेथ होगी तो 10 लाख मिलेंगे। और मेरा अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपने डीओ से पूछा सर गोली लग के मरे तो नॉर्मल डेथ है कि एक्सीडेंटल डेथ है? मेरा इरादा समझ गए होंगे आप। डर किस चीज का था वहां? यही तो डर था, और क्या डर था? सो उन्होंने कहा ये एक्सीडेंटल डेथ है। मैंने कहा चलो तब तो ठीक है। 2003 में 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी। आज भले ही 10 लाख कुछ भी नहीं है, लेकिन 2003 में 10 लाख एक अच्छी खासी रकम थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर कुछ हो गया तो 10 लाख मेरे परिवार को मिलेंगे, क्योंकि जीते जी तो दे नहीं पा रहे हैं। कुछ हो गया तो 10 लाख मिलेंगे, और नहीं हुआ, जिंदा रहेंगे तो हर महीने कमाएंगे, और आज कमा रहे हैं। इसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। जब आपकी किसी भी चीज को पाने की इच्छा इतनी बड़ी हो जाए कि आपको किसी चीज से डर ना लगे, तब आपकी डिजायर नहीं, तब वो है बर्निंग डिजायर, और कामयाबी तब मिलती है। कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। अगर हर व्यक्ति को उसकी चाहत के हिसाब से पैसा मिल जाए तो हर आदमी अमीर बन जाए। कौन नहीं चाहता कि गाड़ी होनी चाहिए? कौन नहीं चाहता कि मकान होना चाहिए?
कौन नहीं चाहता कि साहब मेरे पास मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है? कौन नहीं चाहता बैंक बैलेंस होना चाहिए? कौन शान शौकत से जीवन जीना नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं बनता? हर कोई अमीर क्यों नहीं बनता? क्योंकि डिजायर सबके पास है, बर्निंग डिजायर सबके पास नहीं है। उस चीज को पाने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वो करने के लिए वो तैयार नहीं है, इसलिए उनकी डिजायर कभी पूरी नहीं होती। डिजायर तभी पूरी होती है जब बिना बहाना बनाए। देखिए प्रॉब्लम्स आएगी। किसने बोला था आपको कि सपने देखेंगे तो समस्याएं नहीं आएगी? समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर उन समस्याओं की का बहाना आप नहीं बनाएंगे, उन समस्याओं का रोना आप नहीं रोएंगे, अगर अपने अपलाइन को कहानियां नहीं सुनाएंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं, और अगर आप बहाना बनाएंगे तो कहीं नहीं पहुंच सकते। और अधिकतर लोग कंडीशनल सक्सेस चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कंडीशनल सक्सेस। व्हाट इज कंडीशनल सक्सेस? कंडीशनल सक्सेस का मतलब है अगर परिस्थितियां मेरे अनुकूल रही तब तो मैं कामयाब होऊंगा, और अगर परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं रही तब मैं काम नहीं करूंगा। बारिश नहीं आई तब मैं मीटिंग में आऊंगा, बारिश आएगी तो मैं कैसे आऊंगा? मैं तो भीग जाऊंगा तो पिघल जाऊंगा। हेलो, अगर ज्यादा ठंड पड़ी तो मैं नहीं निकल सकता, घर में कोई शादी है तो मैं नहीं निकल सकता, किसी की तबीयत खराब है नहीं निकल सकता, मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं निकल सकता। इतनी कंडीशन लगाएंगे तो सक्सेस मिलने वाली नहीं है। जो मिल रहा है उसमें संतोष करना पड़ेगा साहब। दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने अपनी परिस्थितियों पे राज किया है, परिस्थितियों को खुद पर राज करने की इजाजत नहीं दी है। तब हालात आपके अनुकूल नहीं होंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिन हालातों में आप जीवन जी रहे हैं उससे भी विपरीत हालातों में लोगों ने बिना बहाना बनाए वो करके दिखाया है, जो लोगों के लिए मिसाल बन गया। आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए बर्निंग डिजायर। कैसे बनेगा बर्निंग डिजायर? डिजायर बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट कैसे होगा? कैसे होगा साहब? डिजायर बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट कैसे होगा? कि जब आप अपने चारों तरफ अपने आप को अपने डिजायर से घेर लेंगे तो धीरे धीरे आपका डिजायर बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट होगा। मेरे अपलाइन से मैंने पूछा, मैंने कहा सर करना क्या पड़ेगा? उन्होंने कहा सबसे पहले अपने सारे सपनों को लिखो कि तुम कैसा जीवन जीना चाहते हो, माँ बाप के लिए क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा परिवार से प्यार करते हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले क्या करना चाहते हो परिवार के लिए? लिखो। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने अपने सपने लिखे हैं कि आपको अपने माँ बाप के लिए क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, कि अपनी पत्नी के लिए क्या करना है, कि अपने पति के लिए क्या करना है? अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। कुछ लोगों ने लिखे हैं, कितने लोगों ने बस में ट्रेवल किया है? बस में। ओके। कितने लोगों ने परिवार के साथ ट्रेवल किया है बस में? ओके। कितने लोगों ने परिवार के साथ कभी ऐसा भी ट्रेवल किया है कि जब सीट नहीं मिली बैठने की? ओके। अब जो उदाहरण मैं देने वाला हूं उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर बैठी सभी माताओं और बहनों से माफी चाहता हूं। मैं ये उदाहरण देना नहीं चाहता, मगर मेरे पास इससे बढ़िया उदाहरण है नहीं, तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कई बार बस में जब पहले सफर किया करता था, आजकल तो बहुत समय हो गया बस में सफर किए हुए, या कभी किया है तो वो लग्जरी बसों में जो स्लीपर की बसें होती है तो उनमें किया है, अदरवाइज नॉर्मल बसों में तो किया ही नहीं। और परिवार के साथ तो किए हुए मुझे लगता है कि 10 साल से ज्यादा हो गए होंगे कि परिवार के साथ कभी बस में ट्रेवल किया होगा। लेकिन जब पहले किया करता था तो मैंने ये कई बार देखा है कि कई बार बसों में बैठने की जगह नहीं होती थी, और जब जगह नहीं होती थी बैठने की तो मैंने देखा कई माताएं बहनें उस भीड़ में खड़े खड़े अपनी इज्जत को बचाने का प्रयास करते हुए पूरा सफर करती थी। कभी हाथ को ऐसे लाती थी, कभी पल्लू को ठीक करती थी, कभी ऐसे घूम जाती थी, और उसी भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर कई मंचले जान जानकर उन बहनों से टकरा टकरा के निकलते थे। कभी देखा आपने ऐसा नजारा? और कैसा लगता है कि जब आपके परिवार की कोई महिला, कोई मां, कोई बहन इस तरीके से बेइज्जत होती है? कैसा लगता है? आग लगती है? आग लगती है? नहीं लगती तो आपको एक बार इलाज की, ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अगर अपने परिवार की महिला को बेइज्जत होते हुए देखकर हमें कुछ नहीं होता तो फिर तो साहब मामला गड़बड़ है। लेकिन अगर कुछ होता है तो फिर वो हमारे काम में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि होता कब तक है? जब तक आप बस में होते हैं। बस से उतरते हैं और सब कुछ भूल भाल कर अपनी जिंदगी में लग जाते हैं, बहाने बनाना शुरू करते हैं। सर टाइम नहीं मिलता साहब, शाम को थक जाते हैं साहब, खेती का सीजन चल रहा है साहब, नौकरी में समय नहीं मिलता साहब, एक संडे मिलता है उसमें सारे काम रहते हैं साहब, दुकान से समय नहीं मिलता साहब, इतने सारे बहाने, लोग जुड़ते नहीं है साहब, लोग मीटिंग में आते नहीं है साहब, इतने सारे बहाने, इतने सारे बहाने, सारी सच्चाई देखते हुए इतने सारे बहाने। देखिए साहब, मेरा यह मानना है अपने परिवार की मां और बहन को इज्जत की जिंदगी देना सबसे पहला कर्तव्य है मेरा। अगर मैं वो नहीं कर सकता तो मेरी इंसानियत का कोई मतलब नहीं है। हेलो, सहमत है इस बात से? तो जब तक मेरे परिवार की माताओं और बहनों को
सम्मानजनक तरीके से सफर करने का और सम्मानजनक तरीके से सिर उठाकर जीने का मौका ना मिले, क्या अधिकार है मुझे कि मैं बहाने बनाऊं? क्या अधिकार है कि मैं आलस्य की गोद में सो जाऊं? क्या अधिकार है कि मैं रील स्क्रॉल करने में टाइम बर्बाद करूं? क्या अधिकार है कि मैं इधर उधर की बातें करूं, इधर उधर की बुराइयां करूं? क्या अधिकार है कि मैं रात को टीवी देखूं? क्या अधिकार है मुझे आराम करने का जब तक मैं अपने परिवार की माताओं और बहनों को इज्जत की जिंदगी नहीं दे सकता? कार सपना नहीं है, कार जरूरत है। कौन सी कार आप लेंगे ये सपना हो सकता है, मगर कार आपके पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये आपका सपना नहीं है, ये आपकी जरूरत है। ये जरूरत है साहब, होना चाहिए, होना चाहिए। आपके परिवार को, मेरा ये मानना है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग सहमत होंगे इस बात से, मगर मैं ये मानता हूं आपके परिवार को वो सारी खुशियां पाने का हक है जो किसी और के परिवार को मिलती है या नहीं है साहब? है या नहीं है? मेरा सवाल है आपसे। यस बोल रहे हैं आप, लेकिन मेरा सवाल है आपसे, क्या तैयारी है आपकी? क्या तैयारी है आपकी? कौन सी कमजोरियों को छोड़कर आगे निकल रहे हैं? कौन से बहानों को छोड़कर आगे निकल रहे हैं? कौन सी नई स्किल डेवलप कर रहे हैं? क्या सीख रहे हैं इन दिनों? कितने घंटे काम कर रहे हैं? अपने आप से सवाल आज आपको पूछना है साहब कि मेरे पास मेरे परिवार की जिंदगी के लिए, मेरे परिवार के सपनों के लिए, मेरे परिवार के भविष्य के लिए क्या तैयारी है? मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय रत्नेश जैन जी 43 साल के थे, 43 साल के थे, अपनी कार से उतरकर खड़े थे, अपने गुरु महाराज का इंतजार कर रहे थे। अचानक गली से एक बाइक निकली, 3 सवार थे, टक्कर लगी, गिर गए। खड़ा व्यक्ति, बाइक से टक्कर लगी, कितनी चोट आएगी? डॉक्टर ने 24 घंटे में डेड डिक्लेयर कर दिया। जब उनका शरीर अंतिम यात्रा के लिए जमीन पर रखा हुआ था, 6 साल का उनका बालक, वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी इनको उठाओ ना। उठ क्यों नहीं रहे पापा? जमीन में क्यों सोए? मेरे साथ खेलेंगे, बोलो ना। 6 साल का बच्चा, क्या समझ में आता है उसको? वो तो आज भी मुझसे पूछता है कि सचिन अंकल पापा कहां गए हैं? अब तक आज मम्मी कुछ बताती नहीं है, कहां गए हैं? आरसीएम की मीटिंग से हर बार आ जाते थे, इस बार कहां चले गए? कहां चले गए? वहां क्यों नहीं रहे? क्या जवाब दिया जाए उनको? क्या जवाब दिया जाए उस बच्चे को जिसके ऊपर से उसके बाप का साया उठ चुका है? उनकी बेटी 8वीं क्लास में थी, ठीक है, वो समझ रही है सारी चीज, लेकिन वो कर क्या सकती है? वो तो अब जिंदगी भर बिना बाप के रहने वाली है। उसके बूढ़े माँ बाप, जिनको लगता था कि एकमात्र मेरा इकलौता बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आज वो सहारा उनसे पहले जा चुका है। उनके पिताजी को देखकर मुझे वो शोले मूवी का वो सीन याद आता है जिसमें एके हंगल वो बोलते हैं कि बेटा जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है? सबसे बड़ा बोझ एक बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटी की अर्थी का बोझ, ये सबसे बड़ा बोझ है। क्या बोलेंगे आप? क्या जवाब देंगे उस बाप को जिसको ये बोझ उठाना पड़ा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप में से कितने लोग रत्नेश जी को जानते हैं? कितने लोग उनकी इज्जत करते हैं कि सब अच्छे लीडर थे? कितने लोगों को उनके परिवार के साथ सहानुभूति है? अब एक सवाल पूछता हूं, बड़े दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने चेक का एक हिस्सा उस परिवार को भेजा है कि उनका परिवार कैसे चलेगा, तो ये लो मेरे चेक का एक हिस्सा? ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है साहब। जितना जल्दी समझ जाओ उतना फायदे में रहोगे। सबको सहानुभूति है उस परिवार से, इज्जत करते हैं, उनकी सहानुभूति है, लेकिन उस परिवार के लिए आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास भी अपना परिवार है। हेलो, मैंने भी नहीं भेजा, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, ये संभव नहीं है। आपके पास भी अपना परिवार है, तो आपके परिवार के साथ दुनिया सहानुभूति दिखा सकती है, लेकिन आपके जाने के बाद आपके परिवार का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं आने वाला, ये याद रखिएगा। वही चीज आपके परिवार के काम आएगी जो जीवन जीते जीते आपने तैयार कर दिया होगा। तो क्या तैयार कर चुके हैं अपने परिवार के लिए? कितना बैंक बैलेंस है आपके पास? परिवार की जरूरतों के लिए क्या आपने तैयारी कर रखी है? पूछिए एक बार अपने आप से। हेलो, पूछिए एक बार अपने आप से, क्या तैयारी आपने कर रखी है? मेरे एक मित्र हैं, आज से 1.5 साल पहले मुझे फोन किया, बोले सचिन भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार 5 साल से जमीन के लिए, मकान के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था और मैंने 45 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए भाई, मैं बहुत खुश हूं, मैं मकान लेने वाला हूं। मैंने कहा भाई मैं भी बहुत खुश हूं। 15 दिन के बाद फोन आया, जल्दी सचिन भाई जल्दी आ हॉस्पिटल। मैं भागा गया तो मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल में उसके पिताजी को एडमिट किया गया है और उनका आईसीयू में भर्ती है और इलाज चल रहा है। 40 हजार के 2 इंजेक्शन लगने शुरू हुए, 45 दिन ट्रीटमेंट चला, 50 लाख रुपए का बजट आया। कितने का बजट आया? 50 लाख रुपए का बजट आया। एक दिन फोन करके पिताजी ठीक हो गए, घर आ गए। अभी तो खैर अब एक्सपायर हो गए, आज से लगभग 1.5 महीना पहले उनका निधन हुआ पिताजी का। उस समय आ गए थे घर वापस। तो मुझे एक दिन फोन करके रोने लगा, बोला कि सचिन भाई बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ?
तो बोला सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, 5 साल की मेहनत सब मिट्टी में मिल गई। मैंने कहा पिताजी की जान तो बच गई। बोला पिताजी की जान बच गई लेकिन भाई और कुछ नहीं बचा। मैंने कहा वो ठीक है, पिताजी की जान तो बच गई। बोला हाँ वो तो ठीक है यार, वो तो बच गई। मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा भाई तो एक बात बता, जमीन खरीदने के ही बहाने, जमीन खरीदने के ही बहाने तूने 45 लाख रुपए इकट्ठे किए थे जो तेरे पिताजी की जिंदगी को बचाने के काम आए। अगर तूने वो पैसे इकट्ठे नहीं किए होते और पिताजी की तबीयत खराब हो जाती तो जान कैसे बचाता? और कैसे बचाते हैं लोग? यहां पर कोई बड़ा हॉस्पिटल है? कहां पर है? दरभंगा में, मधुबनी में है। मेरी बात मानकर, मेरी रिक्वेस्ट मानकर एक काम कीजिएगा साहब, एक दिन किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, किसी को बिना लिए, खाली अकेले जाइए, कोने में बैठ जाइए, एक कोने में सिर्फ एक काम कीजिए, आते जाते लोगों के ऊपर नजर रखिए, वो कर क्या रहे हैं, उनके चेहरे का भाव देखिए, उनकी दौड़ भाग देखिए, आपको पूरा जीवन शाम तक समझ में आ जाएगा, पूरा जीवन शाम तक समझ में आ जाएगा। परमात्मा ना करे हमारे जीवन में कोई इमरजेंसी आए, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, इमरजेंसी किसी को बता के आती है? आ सकती है या नहीं आ सकती है? क्या तैयारी है आपकी? क्या तैयारी है आपकी? और जिनकी तैयारी नहीं होती वो क्या करते हैं? अगर कुछ हो जाए घर में तो क्या करते हैं साहब? अपने आंखों के सामने अपने परिवार के उस प्रिय व्यक्ति को तड़प तड़प के मरते हुए देखते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम में से किसी के साथ ऐसा हो जाए कि साहब हमारे घर में किसी की तबीयत बहुत खराब हो जाए और हमारे पास इलाज, उतना बढ़िया इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, और हम अपनी आंखों के सामने इलाज के अभाव में उसको मरते हुए देख लें, क्या जीवन में कभी खुद को माफ कर पाएंगे? पूछिए अपने आप से सवाल, क्या तैयारी है आपकी? क्या तैयारी है आपकी? क्या तैयारी है आपकी? अरे साहब जीवन गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है, कभी मुट्ठी में रेत को पकड़ा है आपने? मुट्ठी में रेत को पकड़ा है? कितना कस के पकड़िए उतना तेजी से निकलेगा। आप रेत को पकड़ नहीं सकते। वैसे ही समय है, समय बीत रहा है, कल क्या होगा किसको मालूम है? क्या तैयारी है आपकी? ये बहाने छोड़िए साहब, ये टाइम नहीं है, ये नहीं है, सब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबके पास होती है, समस्याएं सबके पास होती है, लेकिन कामयाब वो होता है जो समस्याओं की ओर नहीं बल्कि अपने सपनों की ओर देखता है। अगर परिवार से मोहब्बत है, अगर अपने परिवार से मोहब्बत है तो आज आपके पास मौका है। अगर परिवार से मोहब्बत है तो आज आपके पास मौका है। आज यहां से जाने के बाद पहला काम कीजिए, एक कागज पे अपने परिवार को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं वो लिखिए। अपने मम्मी से पूछिए उनकी सपने क्या है, उसको लिखिए। पापा से पूछिए उनके सपने कौन कौन से अधूरे हैं, लिखिए। पत्नी से पूछिए, पति से पूछिए, बच्चों से पूछिए, भाई बहन से पूछिए, अपने आप से पूछिए क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, लिखिए। और उस कागज को घर की दीवार पर चिपका दीजिए। कितने लोगों ने किया है ऐसा? मेरे अपलाइन ने जब मुझे ऐसा बोला ना 2002 में, तो मैंने अपलाइन को बोला, मैंने कहा कि सर लिखने से पूरे होते हैं ना, हर कोई लिख देता, लिखने में क्या जाता है? मेरे अपलाइन ने जो बोला, बड़े ध्यान से सुनिएगा साहब, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे अपलाइन ने बोला, सचिन कान खोलकर सुनना मेरी बात। बोला सपने तो पूरे लिखने से ही होते हैं, सपने तो पूरे लिखने से ही होते हैं, लेकिन तू चाहे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला ले, लेकिन फिर भी सब लिखेंगे नहीं, फिर भी सब लिखेंगे नहीं। मुश्किल से 20% लोग होंगे जो सपने लिखेंगे, घर की दीवार पर चिपकाएंगे, और वही लोग कामयाब होंगे। और आई एम सॉरी टू से, आज यहां पर इतने लोग बैठे, कितने लोग सपने लिखने वाले यहां से जाते ही? और मैं आपको बता दूं, जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है ना, इनमें से भी खाली 20% लोग लिखेंगे। जिन्होंने खड़ा नहीं किया उनकी तो बात छोड़िए, जिन्होंने खड़ा किया इनमें से भी 20% लोग लिखेंगे, 80% इनमें से भी नहीं लिखेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, नहीं लिखेंगे। लेकिन जो 20 लिखेंगे और जिनकी जिंदगी बदलेगी, उन्हीं के लिए मैं आज यहां पर आपके बीच में आया हूं। क्योंकि साहब मुश्किल हालातों में कोई एक चीज जो आपको जिंदा रख सकती है वो है आपके सपने, वो है आपका बर्निंग डिजायर। मेरे अपलाइन के बोलने पर मैंने सपने लिखे। सबसे पहला सपना, ध्यान से सुनिएगा, छोटे भाई को पढ़ाना है। हम 2 भाई, मैं और श्याम सर, पैसों की कमी से ज्यादा पढ़ नहीं पाए। छोटा भाई विकास, हमने सोचा ये जो पढ़ना चाहेगा पढ़ाएंगे, पहला सपना। दूसरा, पिताजी के कर्जे चुकाने हैं। तीसरा, मम्मी को तीर्थ यात्रा करवानी है, मम्मी को सारी खुशी देनी है क्योंकि उनका दर्द हमने देखा है। चौथा, खुद का मकान लेना है क्योंकि किराए के मकान में रहते हुए जल्लत की जिंदगी हमने देखी है। पांचवा कि साहब अपनी खुद की कार लेनी है। छठवा कि साहब स्टेज चाहिए। सातवां, पूरे देश में घूमना है। 10 सपने लिखे और घर की दीवार पे टांग दिया। एक किस्सा सुनाता हूं, एक बार आपका एक बार का किस्सा सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त, जो मेरे साथ ज्वाइन भी किया, जिन्होंने अपने किसी रिश्तेदार से फोन करके टाइम लिया उन्होंने कि साहब हम आ रहे हैं, आरसीएम की बात करेंगे। उससे कहा आ जाओ। हम पहुंच गए उसके घर पे आरसीएम की बात करने के लिए। जब उसके घर पे गए तो भाई साहब भैया जी घर पे नहीं है। हमने घर वालों से पूछा कहां है, बोले नहीं मालूम। 2 घंटा इंतजार किया, भैया जी नहीं आए।
पूरे गांव में पूछा, किसी को नहीं मालूम भैया जी कहां गए। सुबह थे और शाम को गायब। मुझे आज तक समझ में नहीं आया भैया जी ऐसा करते क्यों हैं। जब नहीं मिलना था तो फोन पे ही बोल देते कि मत आओ, मैं नहीं मिलूंगा, मुझे नहीं सुनना आरसीएम। भैया जी ने बुला लिया और बाद में गायब हो गए। आपको भी मिलते हैं ऐसे भैया जी? अगर मिलते हैं तो बिल्कुल ठीक रास्ते पे जा रहे हो, आप भी कामयाब हो सकते हो। बड़े निराश उदास हम वहां से लौटने लगे कि साहब भैया जी तो गायब हैं। लौटने लगे और इतने में गाड़ी पंचर हो गई। बाइक थी, बाइक पंचर हो गई और उनके पास थी बुलेट। आपको पता है ये बुलेट कितनी हल्की गाड़ी होती है, तो बुलेट को धक्का मार के बहुत दूर ले जाना संभव नहीं है। कुछ देर प्रयास किया, फिर लगा साहब हमसे नहीं हो पाएगा, दुकानें सारी बंद है, सुबह खुलेंगी, सुबह ठीक करवाएंगे। तो एक दुकान के सामने चबूतरा था सीमेंट का, वहां बाइक को खड़ा किया, वहीं पर बैठ गए। रात का समय था, थोड़ा बैठे थोड़ा लेटे, थोड़ा बैठे थोड़ा लेटे। बगल में भैंसें सोई थी, कुछ दूर में कुत्ते सोए थे। सुबह गाड़ी ठीक करा के जब घर पहुंचा तो मन में एक ही विचार आया, आज के बाद आरसीएम नहीं करेंगे। यहां तो भैंसों के साथ सोना पड़ता है, कुत्तों के साथ सोना पड़ता है। अगर नहीं गए होते प्लान दिखाने तो घर में आराम से परिवार के साथ सो रहे होते, घर का भोजन कर रहे होते। क्या जीवन जी रहे, इससे तो अपना पुराना जीवन ठीक है। लेकिन फिर नजर पड़ी उन सपनों पे जो दीवार पे लिख के टांगे थे। सबसे पहला सपना भाई को पढ़ाना है। अंदर से आवाज आई, सचिन आज तू अगर थक कर बैठ गया, तेरे भाई की पढ़ाई कराने कौन आएगा? तेरे पिताजी का कर्जा चुकाने कौन आएगा? तेरी मां को तीर्थ यात्रा करवाने कौन आएगा? तेरे खुद का मकान दिलवाने के लिए कौन आएगा? तेरे परिवार के सपनों के लिए कौन आएगा? तुझे थक कर बैठने का अधिकार नहीं है। उठ खड़े हो, उठ खड़े हो, तुझे अधिकार नहीं है, तुझे अधिकार नहीं है थक कर बैठने का। उठ खड़े हो, तुझे चलना होगा, तुझे लोगों से मिलना होगा। और जब ये आवाज अंदर आती थी ना साहब, यकीन मानिए दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, मुट्ठियां भीज जाती थी, आंखें लाल हो जाती थी, चेहरा पूरी तरह से लाल। एक नया जोश, एक नया जुनून, एक नया जज्बा। और हम फिर निकलते थे लोगों से मिलने, लोगों को प्लान दिखाने। मैं जाता रहा, मैं जाता रहा, मैं जाता रहा। इसलिए आज आपके बीच यहां पर खड़ा हूं इस कामयाबी के साथ। कई बार हमें लोगों की कामयाबी अच्छी लगती है, मगर कामयाबी के पीछे का जो संघर्ष है अगर वो आप भी करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको वादा करता हूं अगले 2 से 5 साल में आप यहां खड़े होंगे, वहां नहीं यहां खड़े होंगे और हम आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। तैयार हैं आप? करना चाहते हैं अपने परिवार के सपने पूरे, अपने मां बाप के, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के, देना चाहते हैं उनको अच्छी जिंदगी, तो सपने लिख के टांगिए, डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट कीजिए।